हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टुडेज़ क्लास। आज मैं आप सब लोगों के साथ डिस्कस करने जा रही हूँ ज्योग्राफी ऑफ इंडिया का पेपर। और जो लेटेस्ट पेपर है, जिस टाइप के पेपर एग्ज़ाम में आएंगे, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये। तो डिस्कस करते हैं ये पेपर। चलते हैं फर्स्ट पार्ट की तरफ। पहला पार्ट है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, ठीक है, जिसमें वन वन वर्ड के आपको आंसर लिखने हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, वेयर आर बुर्जिल पास एंड जोजिला पास लोकेटेड। बुर्जिल दर्रा और जोजिला दर्रा कहाँ पर स्थित है? तो बुर्जिल और जोजिला दर्रा दोनों कहाँ पर स्थित हैं? JNK के अंदर दोनों स्थित हैं, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर ये दोनों दर्रे स्थित हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन, विच रिवर्स डिवाइड्स पेनिनसुलर प्लेट्यू इनटू टू पार्ट्स। हाँ जी, ऐसी कौन सी नदी है प्रायद्वीपीय पठार की जो पूरे प्रायद्वीपीय पठार को दो भागों में विभाजित करती है? तो उस नदी का नाम है नर्मदा। नर्मदा नदी। नर्मदा और ताप्ती दो मुख्य नदियां हैं सदर्न इंडिया की, और जिनमें से प्रायद्वीपीय पठार को जो विभाजित करती है उस नदी का नाम है नर्मदा रिवर, ठीक है। तो चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। विच सॉइल इज सुटेबल फॉर कल्टीवेशन ऑफ कॉटन। हाँ जी, काली मिट्टी बड़ी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, ये तो सबको पता होगा, बड़ी इजी है। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। तो ब्लैक सॉइल, ठीक है ना, ब्लैक सॉइल जो है, जो कॉफ़ी, कॉटन, इन सब के लिए बहुत ज़्यादा क्या होती है, सुटेबल मानी जाती है, ठीक है। तो इसीलिए साउथ में बहुत ज़्यादा कॉटन की इंडस्ट्रीज़ भी हैं, आपको पता होगा। तो वहाँ पर काली मिट्टी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। और काली मिट्टी साउथ में पाए जाने का एक कारण और भी है, क्योंकि जो प्रायद्वीपीय पठार है, ये देखिए, जैसे भारत का नक्शा बना रही हूँ मैं, तो जो हमारा प्रायद्वीपीय पठार है वो ट्रायंगुलर शेप में है। और वहाँ पर बहुत ज़्यादा पुराने समय में क्या हुआ था, ज्वालामुखी उद्भेदन हुआ था, ज्वालामुखी फटे थे, जिस कारण से वहाँ पर काली मिट्टी जो है वो पाई जाती है। मैं आपको रीज़न भी बता दी क्यों काली मिट्टी पाई जाती है सदर्न इंडिया के अंदर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाउ द पॉपुलेशन डेंसिटी इज कैलकुलेटेड। हाँ जी, जनसंख्या का घनत्व की गणना किस प्रकार से की जाती है? तो जनसंख्या का घनत्व की गणना की जाती है, कौन सा फॉर्मूला है, डेंसिटी इक्वल टू क्या आएगा, टोटल पॉपुलेशन, ठीक है जी, टोटल पॉपुलेशन। मैं इसको पहले इरेज कर देती हूँ, ठीक है, यहाँ पे दिख जाए क्लियर ताकि। तो डेंसिटी इक्वल टू ये आएगा इसका फॉर्मूला, डेंसिटी इक्वल टू टोटल पॉपुलेशन। हाँ जी, जितनी पॉपुलेशन है टोटल, जो है टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है, ओवर क्या करते हैं, टोटल एरिया, हमारा कितनी कुल क्षेत्रफल है, ठीक है। जनसंख्या बटा पॉपुलेशन ओवर टोटल एरिया जो है, इन दोनों को जब भाग किया जाता है तो निकल जाती है टोटल क्या है, डेंसिटी निकल जाती है, ठीक है। तो ये है फॉर्मूला डेंसिटी का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द सेक्स रेशो ऑफ इंडिया। हाँ जी, भारत की सेक्स रेशो क्या है? तो भारत की सेक्स रेशो जो है, जो 2011 में भारत की जो सेक्स रेशो थी वो थी 943 फीमेल पर 1000 मेल, ठीक है। लेकिन अब 2021 के लेटेस्ट जो आंकड़े हैं उसके अनुसार भारत की सेक्स रेशो जो है वो 1020 है, जो कि एक अच्छा साइन है। बढ़ गई है 1000 से ऊपर जो रेशो जो है चली जाती है, तो एक अच्छा साइन माना जाता है। तो पहले 2011 में 943 थी और अब थी 1020, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ सदर्न इंडिया। देखिए, सदर्न इंडिया के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। तो लॉन्गेस्ट रिवर जो है वो साउथ इंडिया की, उसका नाम है क्या है, गोदावरी। गोदावरी, और गोदावरी को एक और नाम से जाना जाता है, आप याद रखिएगा, क्या बोलते हैं उसको, दक्षिण गंगा, ठीक है। गंगा हमारे नॉर्दर्न इंडिया की रिवर है, लेकिन साउथ की जो मुख्य रिवर है जिसे हम बोलते हैं गोदावरी, उसको दक्षिण गंगा के नाम से भी पुकारा जाता है, ठीक है। ये भी आपने याद रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि विच रिवर इज कॉल्ड एज द गंगा ऑफ साउथ, तो वो है गोदावरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट शुड बी द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन टू बी कॉल्ड एज अ टाउन। हाँ जी, भारत में शहर कहलाने के लिए जनसंख्या का घनत्व कितना होना चाहिए, मतलब कितना घनत्व होना चाहिए किसी जगह का जिसे हम शहर की कैटेगरी में ले आए। तो बड़ा इजी है, भारत में एक डेफिनेशन बनी है शहर की, तो जिसके अनुसार किसी क्षेत्र की जनसंख्या जो है अगर 5000 है या उससे ज़्यादा अधिक है तो वो शहर कहलाता है, अगर 5000 से कम है तो वो शहर नहीं कहलाएगा। इसके अलावा आपको ये भी याद रखना है, शहर कहलाने के लिए और क्या चीज़ें ज़रूरी हैं किसी क्षेत्र को, जो डेंसिटी है
जनसंख्या का घनत्व है वो कितना होना चाहिए, 400, ठीक है, 400 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर होना चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा और क्या डेफिनेशन होनी चाहिए, 75% लोग जो हैं, 75% लोग जो हैं वो एग्रीकल्चर, ठीक है, एग्रीकल्चर में नहीं लगे होने चाहिए, नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में होने चाहिए। मतलब लोग 75% किसी क्षेत्र के अगर नॉन एग्रीकल्चर में है तो वो क्षेत्र क्या कहलाएगा, शहर कहलाएगा। तो ये मैंने आपको 3 पॉइंट्स बता दिए कि जनसंख्या जो है वो 5000 से अधिक होनी चाहिए, मिनिमम 5000 होनी ही चाहिए, डेंसिटी जो है वो 400 होनी चाहिए, और 75% जो लोग हैं वो नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में होने चाहिए, मतलब गैर कृषि कार्यों में संलग्न होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी, मैंने बताया कोल का टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जरूर क्वेश्चन आता है कोल से, लॉन्ग आंसर में भी शॉर्ट में भी। विच इज द बेस्ट क्वालिटी कोल, तो बहुत इजी, सबको पता है बेस्ट क्वालिटी कोल कौन सा है। 4 क्वालिटीज है कोल की। द बेस्ट क्वालिटी कोल इज एंथ्रासाइट, ठीक है, एंथ्रासाइट, ACITE, एंथ्रासाइट इज द बेस्ट क्वालिटी कोल। दूसरे नंबर पे कोल की कैटेगरी कौन सी है, वो है बिटुमिनस, ठीक है जी। और तीसरा आपको पता होगा, तीसरा क्या है, लिग्नाइट। 4 क्वालिटीज हैं कोल की, मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको याद भी रहे। चौथी क्वालिटी कौन सी है, पीट, ठीक है। तो एंथ्रासाइट इज द बेस्ट क्वालिटी कोल, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, क्रॉप से आया क्वेश्चन, राइस इज अ खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप। हाँ जी, चावल क्या खरीफ की फसल है या रबी की फसल है, तो बड़ा इजी क्वेश्चन है, चावल क्या है वो खरीफ की फसल है, ठीक है। तो आपको एग्जाम में ये भी पूछा सकता है कि खरीफ की फसल में कब बोया जाता है, तो बोने का टाइम कौन सा होता है खरीफ की फसल को, तो बोने का टाइम होता है, कब बोई जाती है, ये बोई जाती है जून में, याद रखिएगा, जून में खरीफ की फसलें बोई जाती हैं। और कटाई कब होती है, कटाई होती है इन फसलों की कब, अक्टूबर और नवंबर में, ठीक है। तो मॉनसून के वक्त ये फसलें बोई जाती हैं और कटाई कब होती है, अक्टूबर में, ठीक है, खरीफ की फसल के लिए। आपको एग्जाम में ये भी पूछ सकते हैं कि खरीफ की फसलों के और उदाहरण बताइए, तो कौन कौन सी और फसलें हैं जो खरीफ की कहलाती हैं, जैसे कि हमारी आ गई मेज, याद रखिएगा, मेज, पल्सेस जो भी दालें हैं, ठीक है। इसके अलावा है पल्सेस जो भी उड़द है, मिलेट है, ये सारी जो है, ये सारी किसमें आएगी, खरीफ की फसलों में, ठीक है। तो राइस इज अ खरीफ क्रॉप। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया राउरकेला स्टील प्लांट लोकेटेड। हाँ जी, राउरकेला स्टील प्लांट कहाँ पर स्थित है, राउरकेला स्टील प्लांट जो है वो है उड़ीसा के अंदर, पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये कब बना था, ये बना था 1960 में ये स्टार्ट हुआ, और किसकी कोलैबोरेशन के कारण स्टार्ट हुआ, 1960s में स्टार्ट हुआ, जर्मनी की, किसकी कोलैबोरेशन के स्टार्ट हुआ, जर्मनी की कोलैबोरेशन के साथ ये स्टील प्लांट जो है वो स्टार्ट हुआ, ठीक है। और ये पहला इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट था जो पब्लिक सेक्टर में था, याद रखिएगा, ये पहला पब्लिक सेक्टर का इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट है, ठीक है, राउरकेला स्टील प्लांट जो उड़ीसा में है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी आगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन, व्हाट आर बांगर एंड खादर, बांगर और खादर क्या है। हाँ जी, आप बहुत इजी, बांगर किसे बोलते हैं, बांगर बोलते हैं ओल्ड, जो पुराना एलुवियम, जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी है उसे बोलते हैं बांगर, और खादर बोलते हैं न्यू एलुवियम, नई जलोढ़ मिट्टी को बोलते हैं खादर, ठीक है, ठीक है। तो इसके बारे में आप लिख लीजिएगा। एक्सप्लेन ब्रीफली द क्लाइमेट एंड वेदर। हाँ जी, क्लाइमेट और वेदर में क्या फर्क है उनके बारे में बताइए। देखिए, क्लाइमेट किसी क्षेत्र में लंबे समय तक जलवायु की दशाएं जब रहती हैं, लॉन्ग टर्म क्लाइमेटिक कंडीशंस, तो उसे बोलते हैं क्लाइमेट, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल क्लाइमेट, जैसे कि हमारे आ गई गर्मी का मौसम आ गया, लंबे समय तक 6 महीने तक किसी क्षेत्र में रहता है। फिर आ गई सर्दी, तो उसे हम बोलेंगे कौन सा क्लाइमेट है, गर्मी और सर्दी, ये क्लाइमेट कहलाता है। वेदर बोलते हैं शॉर्ट टर्म क्लाइमेटिक कंडीशंस विच आर परवीलिंग इन अ शॉर्टर पीस ऑफ लैंड। तो थोड़े से क्षेत्र में जो थोड़े समय के लिए तापमान की दशाएं रहती हैं उसे हम बोलते हैं वेदर। जैसे फॉर एग्जांपल रेनी वेदर, सन्नी वेदर, हम बोलते हैं कहीं किसी क्षेत्र में धूप है, कहीं पर बारिश है, ठीक है, तो ये कहलाते हैं वेदर, और ये डिफरेंस है क्लाइमेट के अंदर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ टाउन इंडिया। देखिए, रिपीट हो गया क्वेश्चन, जो मैंने अभी आपको एक नंबर में एक्सप्लेन किया था वही सेम क्वेश्चन है कि टाउन की डेफिनेशन क्या है भारत के अकॉर्डिंग। तो अभी भी मैंने आपको बताया कि जनसंख्या जो है वो 5000 होनी चाहिए, ठीक है, किसी क्षेत्र की, तभी वो टाउन कहलाएगा, तभी वो टाउन की कैटेगरी में आएगा। उसके बाद मैंने बताया
75% जो जनसंख्या है वो क्या होनी चाहिए, गैर कृषि कार्यों में संलग्न होनी चाहिए, ठीक है, वो कहलाएगा टाउन, ठीक है। इसके अलावा मैंने बताया था वहां पर जनसंख्या का घनत्व कितना होना चाहिए, 400 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर होना चाहिए, तब वो शहर कहलाता है। तो ये भारत के अकॉर्डिंग जो है डेफिनेशन है वो टाउन की है। इसके अलावा वो क्षेत्र जो है वो कंटोनमेंट एरिया होना चाहिए, ठीक है ना, या नगर पालिका के अधीन होना चाहिए। तो ये सभी चीजें अगर किसी क्षेत्र में पाई जाती हैं तो वो क्या कहलाता है, टाउन कहलाता है भारत में, भारत की अकॉर्डिंग, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। हाँ जी, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन ITCZ किसे बोलते हैं, ITCZ बोलते हैं, ये देखिए जैसे ग्लोब है, ग्लोब में ये आ गया हमारा इक्वेटर, इक्वेटर के आसपास 10 डिग्री तक ऊपर भी और नीचे भी जहां पर कौन सी ट्रेड विंड्स, जब ट्रेड विंड्स आती हैं ऊपर से भी और नीचे से भी, जहां पर वो मिलती हैं उस क्षेत्र को हम बोलते हैं इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, या इसे एक और नाम से पुकारते हैं, आपने पढ़ा होगा, जिसे बोलते हैं हम डोलड्रम्स, ठीक है, डोलड्रम्स बोलते हैं। ये कौन सा क्षेत्र है, ये लो प्रेशर क्षेत्र है, कम वायु दाब का क्षेत्र है ये वाला, याद रखिएगा। क्या है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन वो क्षेत्र है जहां पर ऊपर से भी और नीचे से भी, नॉर्थ से भी और साउथ से भी, दोनों जगहों से कौन सी हवाएं मिलती हैं, ट्रेड विंड्स यहाँ पर आकर के रुकती हैं, उतरती हैं, इसी कारण यहाँ पर कम वायु दाब का क्षेत्र बन जाता है और इस क्षेत्र को हम बोलते हैं ट्रेड विंड्स, ठीक है, याद रखिएगा। और चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, सेक्शन बी, जिसमें बड़े बड़े क्वेश्चन पूछे गए हैं। हाँ जी, पहला क्वेश्चन है डिवाइड इंडिया इनटू फिजियोग्राफिक डिविजन्स, डिस्कस इन डिटेल अबाउट हिमालयस। देखिए भारत को, इसका भी वीडियो बड़ा अच्छा बना हुआ है, भारत को मुख्य 5 फिजियोग्राफिक डिविजन्स हैं भारत के, ठीक है। सबसे पहला आ गया माउंटेनियस एरिया, दूसरा आ गया प्लेन एरिया, ठीक है, तीसरा आ गया प्लेट्यू एरिया, ठीक है, और चौथा आ गया हमारा कौन सा, कोस्टल एरिया, ठीक है, TAL कोस्टल एरिया, और पांचवा एरिया कौन सा आ गया हमारा, आइलैंड्स, ठीक है। तो इनके बारे में आपने पढ़ लेना है, कोई भी एक पार्ट जरूर एग्जाम में आएगा। तो आपको हिमालय आया है, हिमालय ये वाला क्षेत्र जहां पर हमारे पर्वत हैं, ठीक है, ऊपर श्रीनगर या जम्मू कश्मीर से स्टार्ट होकर के ये आसाम तक है, ठीक है, आर्क के रूप में। तो इसके बारे में आपने लिखना है, डिटेल में आपने मैप जरूर बनाना है इसमें, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, व्हाट इज सॉइल, बहुत इजी। तो सॉइल क्या है, मृदा क्या है, और इसके टाइप्स बताने हैं। तो सॉइल की कितनी टाइप्स हैं आपको पता ही है, एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, लेटराइट सॉइल, ठीक है, माउंटेनियस सॉइल, मार्शी सॉइल, ठीक है, दलदली मिट्टियां। तो ये 5-6 प्रकार हैं जो आपने लिखने हैं, ठीक है, और साथ में आपने मैप बनाना है, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन सी, जिसमें क्या पूछा गया है, एक्सप्लेन इन डिटेल द फैक्टर्स अफेक्टिंग द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। जनसंख्या के को घनत्व को कौन से कारक प्रभावित करते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है, कौन से कारक होंगे, सबसे पहले आ गया क्लाइमेट, ठीक है, या फिजियोग्राफी किसी क्षेत्र की, ठीक है, बहुत सारे कारक हैं, क्लाइमेट है, फिजियोग्राफी है, ठीक है, और इसके अलावा सॉइल्स हैं, जहां पर बहुत ज़्यादा उपजाऊ मिट्टियां पाई जाती हैं, वहां पर ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है, ठीक है, प्लेन एरिया है, ठीक है, जैसे कि हमारा पंजाब है या यूपी है, इन क्षेत्रों में ज़्यादा जनसंख्या है, फिजियोग्राफी अच्छी है तो वहां पर ज़्यादा जनसंख्या का घनत्व है, ये आपको पता है, बहुत ईजी क्वेश्चन है ये। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, एक्सप्लेन इन डिटेल द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया फ्रॉम 1901 टू 2011। बहुत ईजी, ये भी बड़ा ईजी क्वेश्चन पूछा गया है। आपने भारत को किस प्रकार से जनसंख्या बढ़ी, तो मुख्य रूप से जनसंख्या, जब पहला काल था 1901 से 1921 तक का, फिर आ गया 1921 से लेकर 1951 तक का काल, फिर आया 1951 से लेकर के 1981 तक का काल जिसमें जनसंख्या का विस्फोट हुआ, और उसके बाद आ गया 1981 से लेकर के 2011, अगर पूछा है तो 2011 तक का काल, जब जनसंख्या जो है थोड़ी कम हुई। तो पहले काल में जनसंख्या मतलब स्टेगनेंट रही, रुकी रही, जनसंख्या बढ़ी नहीं। उसके बाद 21 से 51 के बीच में जनसंख्या में धीमी गति से स्टडी ग्रोथ हुई। फिर 1951 से 81 तक जनसंख्या बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ी, ठीक है, जिसको जनसंख्या विस्फोट कहते हैं, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कहते हैं। उसके बाद 1981 से 2011 तक जनसंख्या जो है वो थोड़ी सी घटी, क्योंकि जनसंख्या बहुत बढ़ चुकी थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट पार्ट की तरफ, एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट द पैटर्न्स ऑफ रूरल सेटलमेंट। हाँ जी, रूरल सेटलमेंट्स की पैटर्न के बारे में पूछा गया है। तो रूरल सेटलमेंट्स की कौन कौन से पैटर्न हैं, जैसे कि आपको पता होगा कौन कौन से पैटर्न है रूरल सेटलमेंट्स के, जैसे कि हमारे इसमें आ गया डिस्पर्स्ड सेटलमेंट्स, ठीक है, अलग अलग डिस्पर्स, बिखरी हुई सेटलमेंट्स, ठीक है, लीनियर सेटलमेंट्स, बहुत सारे टाइप्स हैं, ठीक है, सर्कुलर सेटलमेंट्स, ठीक है, जब
गोल सर्कुलर रूप में है, जो कि बीच में पेड़ होता है पीपल का, उसके आसपास जनसंख्या जो है वो बस जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार से 4-5 प्रकार हैं जो आप लिख सकते हैं रूरल सेटलमेंट्स के। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट द अर्बन सेटलमेंट्स टाइप्स, ठीक है। तो अर्बन सेटलमेंट्स टाइप्स में जैसे कि आपको पता है कि कौन कौन से टाइप्स हैं। सबसे पहले आ गया अर्बन सेटलमेंट्स टाइप में नंबर 1 पे आ गया टाउन, ठीक है, उसको बोलते हैं अर्बन सेटलमेंट में। दूसरा टाइप आ गया सिटी, ठीक है ना, साइज के आधार पर। फिर आ गया सिटी के बाद आ गया मिलियन सिटी, जिसको हम बोलते हैं मिलियन सिटी। नेक्स्ट आ गया कोनाबुरेशन, सन नगर जिसको बोलते हैं, इसका भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं, पॉपुलेशन के ऊपर भी कोनाबुरेशन, ठीक है। उसके बाद आ गया मेगापोलिस, मेगापोलिस, ठीक है। ये अलग अलग टाइप्स हैं किसके, सिटीज के। टाउन कौन से हैं, जिसमें जनसंख्या जो है वो 1 लाख से कम होती है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं टाउन, ठीक है ना, जहां पे जनसंख्या जो 1 लाख से कम होती है। सिटी कौन सी है, जिसमें जनसंख्या जो है, जिसका साइज जो है वो 1 लाख से अधिक होता है, उसको हम बोलते हैं सिटी। मिलियन सिटी में जनसंख्या जो है, मिलियन सिटी में जनसंख्या जो है वो 1 मिलियन से लेकर के 5 मिलियन के बीच में होती है, ठीक है। कोलाबोरेशन में जनसंख्या जो है वो 3 मिलियन से लेकर के 10 मिलियन के बीच में होती है, उसको बोलते हैं कोलाबोरेशन। और मेगापोलिस जो है, जहां पर जनसंख्या जो है वो 25 मिलियन तक पाई जाती है, ठीक है, उसको बोलते हैं मेगापोलिस। मेगापोलिस में क्लस्टर ऑफ सिटीज आता है मेगापोलिस में, ठीक है। तो मेगापोलिस में जैसे कि फॉर एग्जांपल भारत में जैसे मेगापोलिस के एग्जांपल है दिल्ली और उसके साथ के एडजॉइनिंग एरियाज, उसके अलावा कोलकाता, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, मेगापोलिस के, ठीक है। अगर कोलैबोरेशन की बात की जाए, जहां जनसंख्या 3 से 10 मिलियन तक होती है, तो भारत में कोलैबोरेशन का एग्जाम्पल है कौन सी जगह, मुंबई, ठीक है, ग्रेटर मुंबई, मुंबई जो है वो कोलैबोरेशन का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो मिलियन सिटीज तो बहुत सारी हैं इंडिया के अंदर, हैदराबाद, बैंगलोर, ठीक है, ये सारी मिलियन सिटीज के अंतर्गत आती हैं। तो ये सारे टाइप्स किसके हैं, शहरी बस्तियों के प्रकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन मैंने बोला था कोल इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो कोल से आया है व्हाट इज कोल, एक्सप्लेन इट्स टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन। टाइप्स मैंने अभी भी आपको बताए हैं 4 प्रकार के कोल, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट, ठीक है। और उनके टाइप्स आगे, कोल क्या है, कोल किस प्रकार से बनता है, इसके ऊपर भी वीडियो बनाया गया है और इसका डिस्ट्रीब्यूशन बताया गया है, कोल कहाँ कहाँ पर पाया जाता है, ठीक है। इसमें आपने भारत का मैप बना लेना है और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन बता देनी है कि कहाँ कहाँ पे कोल जो है वो कौन कौन से क्षेत्रों में पाया जाता है, ठीक है, उधर की एग्जैक्ट लोकेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस इन डिटेल अबाउट द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत जरूर है, ये पेपर में जरूर आता है। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में डिटेल में बताना है, जैसे मैंने अभी आपको बताया सॉइल्स में, तो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री सबसे ज्यादा कहाँ पे पाई जाती है, आपको पता है कि साउथ में सबसे पहले इसका हब है अहमदाबाद में, मुंबई में, कैलकाटा में, ठीक है, और केरल में। तो इन सभी क्षेत्रों में कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री पाई जाती है, क्योंकि ये नमी युक्त क्षेत्र है और ये तटवर्ती क्षेत्र है, ठीक है, जनसंख्या यहाँ पर बहुत ज्यादा घनी बसी हुई है। तो उन सब वो सारे आपने पॉइंट्स लिखने हैं, ठीक है। और अच्छी मार्केट फैसिलिटीज हैं, इस कारण से यहाँ पर ये इंडस्ट्री जो है वो बहुत ज्यादा फली फूली, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स आपने लिखने हैं इसमें, और आई होप आपको इस पेपर से काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। तो दैट्स ऑल अबाउट दिस पेपर, और यही क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे, इन्हीं टॉपिक से आएंगे, आप इनको एक बार गो थ्रू कर लीजिए, इनसे रिलेटेड वीडियोस देख लीजिए, जिससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही, तब तक पेपर के लिए आपको बहुत ज्यादा गुड लक, ठीक है। ओके देन, बाय।